तो फिल्म की शुरुआत एक क्लास से होती है जहाँ सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। यूको जो कि क्लास की टीचर है, वो सभी बच्चों को दूध देती है और बच्चे जल्दी से वो मुफ्त का दूध पी जाते हैं, सिवाय कुछ शरारती लड़कों के जिन्होंने दूध जमीन पर गिरा दिया था। मगर यूको को बिल्कुल परवाह नहीं थी, क्योंकि वो तो सिर्फ 2 ही स्टूडेंट्स से बदला लेना चाहती थी जो क्लास में थे। असल में उसने दूध में कुछ मिलाया हुआ था। उसने देखा जब वो दोनों स्टूडेंट अपना सारा दूध पी रहे थे तो वो बहुत ज्यादा रिलैक्स हो गई। फिर वो आहिस्ता से वापस अपनी जगह पर चली गई और आहिस्ता से यूको ने अपने स्टूडेंट्स को बताया कि ये उनकी आखिरी क्लास है। बेल बजते ही वो हमेशा के लिए रिजाइन दे देंगी। स्टूडेंट्स का तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वो जोर जोर से चिल्लाने लग जाते हैं। उन्हें लग रहा था कि उन्होंने ही यूको को तंग कर करके भगा दिया। वो तो बहुत खुश थे। यूको भी उदास नहीं थी। इस सारे रिएक्शन के बारे में उसे पहले से ही पता था। अब वो आगे बढ़कर क्लास का दरवाजा बंद कर देती है ताकि इनका शोर दूसरी क्लासेस को तंग ना करे। लेकिन असल वजह ये नहीं थी दरवाजा बंद करने की। असल वजह थी अब जो वो बच्चों से कहना चाह रही थी, वो नहीं चाहती थी कि बाहर का कोई इंसान ये बात सुन ले। उन्होंने बोर्ड पर बड़ा सा लिखा फेट यानी किस्मत। चौक की आवाज इतनी ज्यादा थी कि पूरी क्लास एकदम से चौक की आवाज सुनकर चुप हो गई। यूको अब स्टेज से उतरी और उसने अपना आखिरी सबक देना शुरू किया। वो सबको बताती है कि मैं आज आप लोगों को बताऊंगी कि जिंदगी का मकसद क्या होता है। ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए वो अपनी ही जिंदगी की कहानी सुनाना शुरू करती हैं और बताती हैं कि जब मेरी शादी हुई तो थोड़े ही अरसे बाद मुझे पता चला कि मेरे हस्बैंड मुझे चीट कर रहे थे और इसी वजह से उन्हें एड्स हो चुका था। जिस टाइम यूको को ये बात पता चली तब वो प्रेग्नेंट हो चुकी थी। शादी तो इस वजह से टूट गई, लेकिन यूको ने फिर भी अपनी बेटी को जन्म दिया। जैसे ही उसके ये लफ्ज खत्म हुए, यूको के सबसे पास बैठी लड़की ने फौरन अपनी सांसें रोक ली। उसे डर था कि कहीं HIV वायरस हवा से ही उस तक न आ जाए। पीछे बैठी हुई लड़की तो उसे बुरा भला कहने लगी और उसने कहा कि टीचर और उनकी बेटी को फौरन स्कूल से बाहर निकल जाना चाहिए। तब यूको ने उन्हें समझाया कि HIV हवा से नहीं फैलता, यहाँ तक कि नॉर्मल हाथ मिलाने से भी बीमारी लगने का कोई खतरा नहीं होता। वो बताती है कि मेरी भी किस्मत अच्छी थी, मैं खुद भी एड्स से बच गई और इस तरह मेरी बेटी भी एड्स का शिकार नहीं हुई। बस ये सुनकर तो स्टूडेंट्स सुकून का सांस लेते हैं, पर यूको अगले पल जो बात कहती है उससे सबके होश उड़ जाते हैं। वो बताती है कि मेरी बेटी कुछ महीने पहले मर चुकी थी, मगर उसकी मौत की वजह एड्स नहीं थी। वो स्कूल के बंद पड़े स्विमिंग पूल में डूब गई थी। वो बताते हैं कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी हुई। पुलिस को भी यही लगा कि मौत स्विमिंग पूल में डूबने की वजह से हुई है, मगर उस सब के बावजूद भी मैं जानती हूँ कि मेरी बेटी का मर्डर हुआ है और मुझे अपनी बेटी के मर्डर्स के बारे में भी पता है। वो भी इसी क्लास में बैठे हुए हैं। उन दोनों ने मिलकर ये गुनाह किया है, मेरी बेटी को मारा है। पर मैं अभी आप लोगों को उनका नाम नहीं बताऊंगी। फिलहाल हम उन्हें स्टूडेंट A और B का नाम देते हैं ताकि स्टोरी तो कंप्लीट हो जाए। चलो अच्छा, फिर मैं बताती हूँ कि मेरी बेटी मरी कैसे थी। कुछ महीने पहले मैं अपनी बेटी के साथ शॉपिंग कर रही थी। मेरी बेटी मॉल में एक बनी वॉलेट को देखकर रुक गई। उसे वो बहुत ज्यादा पसंद आ गया था और वो जिद करने लगी कि मुझे ये खरीदना है। लेकिन क्योंकि मैंने अभी पिछले ही महीने बिल्स पे किए थे तो मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। मैंने अपनी बेटी को समझाना शुरू किया कि मैं आपको ये नहीं लेकर दे सकती, हम नेक्स्ट मंथ लेंगे। अब इत्तेफाक से वो स्टूडेंट A उसे मॉल में अपनी मॉम के साथ आया हुआ था। उसने ये बात सुन ली। अगले दिन स्टूडेंट A ने बिल्कुल वैसा ही पर्स खरीदा और यूको की बेटी को जाकर दे दिया। स्टूडेंट B भी उसके साथ था। अब B ने मेरी बेटी से ये झूठ बोला कि ये वॉलेट उसके लिए मैंने खरीदा है। अब मेरी बेटी छोटी सी थी, मासूम थी, बेचारी ने खुशी से वो पर्स ले भी लिया। लेकिन जैसे ही उसने पर्स पकड़ा तो उसे जोर से बिजली का झटका लगा, क्योंकि वो पर्स इलेक्ट्रिक्यूटेड था। उसके अंदर एक ऐसी डिवाइस लगाई गई थी जो दूसरे को बिजली का झटका दे सकती है। हालांकि वो झटका हल्का सा था, कोई इससे मर नहीं सकता था, लेकिन स्टूडेंट B बहुत ज्यादा डर गया था। उसे लगा कि वो बच्ची मर गई है। स्टूडेंट A ये बात जानता था कि बच्ची नहीं मरी। B को लग रहा था कि वो बच्ची मर गई और अब उसे ये भी डर था कि कहीं केस में उसका नाम ना आ जाए। पुलिस से और अपनी मॉम डैड की मार डांट से बचने के लिए उसने क्या किया कि मेरी बेटी को उठाया और पूल में फेंक दिया ताकि सबको लगे कि ये सिर्फ एक हादसा था। ये तो मानना पड़ेगा कि B ने प्लान बहुत अच्छा बनाया था। सच में पुलिस को उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले, लेकिन मुझे मिल गए, क्योंकि मुझे पूल के पास से वो पर्स मिल गया और मुझे उस पर्स के अंदर से वो इलेक्ट्रिक्यूटेड डिवाइस भी मिल गई और उसी से तो मेरा शक पक्का हो गया, क्योंकि इस इंसिडेंट से कुछ दिन पहले उन दोनों लड़कों ने इसी पर्स और इसी डिवाइस के जरिए मेरे साथ भी प्रैंक करने की कोशिश की थी।
ए ने बताया था कि ये उसकी बहुत ही खास इन्वेंशन है। उस लड़के ने अपनी इस इन्वेंशन को एंटी थेफ्ट वॉलेट का नाम दिया था और उसने बोला था कि अगर कोई चोर चोरी करने लगे और ये डिवाइस उनके पर्स के अंदर रखी हो तो कोई भी चोर चोरी नहीं कर पाएगा, बल्कि करंट लगकर डरकर भाग जाएगा। ए चाहता था कि उसकी ये इन्वेंशन साइंस एग्जीबिशन के लिए जाए, लेकिन मैंने उसे रोक दिया क्योंकि इसके अंदर करंट बहुत ज्यादा था। यानी वॉलेट के अंदर जो करंट का वोल्टेज था वो बहुत हाई था। अगर पर्स को पकड़ने वाले इंसान के हाथ गीले हों तो ये करंट और भी खतरनाक असर छोड़ सकता है। और सेफ्टी के लिए ही मैंने एक ही एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो लड़का इतना ढीठ है कि मेरी एप्लीकेशन रिजेक्ट करने के बाद वो प्रिंसिपल के पास जाकर एप्लीकेशन साइन करवा लेगा। अब स्टूडेंट ए की किस्मत तो चेक करो, ना ही प्रिंसिपल ने ध्यान दिया और ना ही कंपटीशन में आए दूसरे लोगों और जजेस ने ध्यान दिया कि इस एक्सपेरिमेंट के नुकसानात बहुत हैं और सेफ्टी इसमें बिल्कुल भी नहीं है। और फिर स्टूडेंट ए कंपटीशन जीत भी गया। स्टूडेंट ए ने बेस्ट आइडिया अवार्ड भी जीत लिया। ए ने सोचा था कि उसकी इस इन्वेंशन की वजह से वो पूरी दुनिया में मशहूर हो जाएगा, मगर उसकी खबर सिर्फ पेपर के एक छोटे से कोने में छपी। उसने जब अखबार की हेडलाइंस पढ़ी तो वहाँ पर एक 13 साल की लड़की के बारे में खबर थी जिसने अपने पूरी फैमिली को मार दिया था। बेसिकली स्टूडेंट ए मशहूर होना चाहता था और इस खबर ने उसके दिमाग को पागल कर दिया। उसने देखा कि जितने भी वो साइंस में मदद कर ले उसे इतनी तरक्की नहीं मिल रही जितनी क्राइम करने वालों को तरक्की मिल रही है। दिमाग में पता नहीं वो क्या खिचड़ी बनाने लगा। पहले तो उसका कोई दोस्त नहीं था, फिर उसने स्टूडेंट बी को अपना दोस्त बना लिया। स्टूडेंट बी क्लास का सबसे अजीब लड़का था, ना पढ़ाई में आगे था, ना लोगों से बातचीत करता था और सबसे बड़ी बात कि डरपोक भी था। और उस पर भी बड़ी बात ये कि मैंने स्टूडेंट बी को एक दिन वीडियो गेम्स शॉप पर गेम्स खेलते हुए पकड़ लिया था। गेम्स वो खेल रहा था स्कूल बंद करके, इसीलिए मैंने उससे स्विमिंग पूल के आसपास की सफाई करवाई थी। उस दिन के बाद से आज तक स्टूडेंट बी मुझसे नफरत करता था। जब स्टूडेंट ए और बी कुछ वक्त साथ रहते हैं तो दोनों को पता चलता है कि दोनों ही मुझसे यानी टीचर यूको से नफरत करते हैं और दोनों ही अपना गुस्सा निकालने के लिए मेरी बेटी को शिकार बना लेते हैं। स्टूडेंट ए ने उस दिन जानबूझकर उस पर्स का वोल्टेज बढ़ाया था ताकि मेरी बेटी को जोर से झटका लगे। पूरी कहानी का पॉइंट ये है कि इसी क्लास में 2 स्टूडेंट्स हैं, ए और बी, जिन्होंने मेरी बेटी को मारा है और मैं उनसे बदला लेना चाहती हूँ। मैं ये सारे काम लीगली करना चाहती थी, इसीलिए मैंने केस को रीओपन करवाया। लेकिन तभी मुझे एक बात पता चली कि जापान के लॉज के मुताबिक अगर मैं केस जीत भी जाऊँ तो बच्चों को सजा नहीं होगी, क्योंकि बच्चों की उम्र 14 साल से कम है। उनकी तरबियत करने के लिए उन्हें एक रिफॉर्म स्कूल में तो भेज दिया जाएगा, लेकिन वहाँ से भी ये लोग जल्दी छूट जाएंगे। यूको उन दोनों स्टूडेंट्स के नेचर को अच्छी तरह जानती थी, इसीलिए उसे नहीं लगता था कि इन दोनों के लिए इतनी छोटी सी सजा काफी होनी चाहिए। यूको सबसे कहती है, देखो बच्चों, मैं तो हूँ एक टीचर, किताबें पढ़ाने के अलावा भी मेरी एक ड्यूटी है कि तुम्हें मैं अच्छा इंसान बनाऊं। तो इसी तरह इन्हें भी अच्छा इंसान बनाने का और सबक सिखाने का फिर बेड़ा मैंने खुद ही उठा लिया। इसीलिए मैंने कुछ नया प्लान किया। अपने हस्बैंड का HIV वाला ब्लड लेकर उन दोनों बच्चों के दूध में डाल दिया और मैंने देखा है कि उन दोनों बच्चों ने दूध का आखिरी कतरा तक पिया है। अब जल्द ही ये दोनों HIV का शिकार हो जाएंगे और इन्हें एड्स हो जाएगा। पूरी क्लास समझ गई थी कि मिस यूको किसकी बात करनी थी। क्लास में इन्वेंशन करने वाला एक ही बच्चा था और उसका दोस्त भी सबको पता था। मैडम यूको अभी भी उनका नाम नहीं लेती और कहती हैं कि वो दोनों बच्चे याद से 3 महीने बाद अपना ब्लड टेस्ट करवा लेना। HIV वायरस को मैच्योर होने के लिए 2 से 12 महीने लगते हैं। तब तक उनके पास अपनी बुरी हरकतों को सोचने के लिए और उन बुरे कामों पर माफी मांगने के लिए बहुत वक्त होगा। यूको ये बात कहती ही है कि बेल बज जाती है और यूको की आखिरी क्लास खत्म हो जाती है। क्लास खत्म हो गई थी, लेकिन यूको के बदले की तो शुरुआत अब हुई थी। नया सेमेस्टर भी कुछ ही दिन बाद शुरू हो जाता है। क्लास में एक नया टीचर आ जाते हैं। ये टीचर बहुत ही ज्यादा यंग था और यूको से उलट वो जल्द ही बच्चों के साथ घुल मिल जाता है। टीचर नोटिस करता है कि स्कूल में सभी बच्चे रेगुलर आ रहे थे, सबका बिहेवियर भी नॉर्मल था, लेकिन एक बच्चा कॉन्टिन्यूस छुट्टियों पर था। बच्चे बताते हैं कि उसका नाम नाओकी है और वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, इसी वजह से वो स्कूल नहीं आता। टीचर को ये चीज काफी अजीब लगती है और वो बच्चों को समझाते हैं कि हमें अपने साथियों का हर तरह से ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए वो सब बच्चों से प्रेयर के नोट लिखवाते हैं और नाओकी के घर चले जाते हैं। इन्होंने ये काम एक मर्तबा नहीं किया था। टीचर और क्लास के मॉनिटर अब हर हफ्ते नाओकी के घर जाने लगे थे ताकि उसके अंदर भी हौसला आए और वो स्कूल वापस आने लग जाए। हर मर्तबा वो नाओकी से मिलने की कोशिश करते थे, पर नाओकी की मॉम कुछ न कुछ कहकर उन्हें टाल देती थी।
ना ही वो नाओकी को इनसे मिलने देती थी और ना ही खुद कुछ बताती थी कि उसके साथ क्या हुआ है। हम देखते हैं कि यूको की आखिरी क्लास के बाद वो बिल्कुल बदल चुका था। हमेशा वो अपने आप को कमरे में बंद करके रखता था। जिस चीज को वो छूता था उस चीज को वो 100 बार धोता था, लेकिन उस सब के बावजूद भी वो नहाता नहीं था। नाओकी को इस हाल में देखकर उसकी मॉम बहुत ज्यादा परेशान रहने लगी थी। उनसे अपना ये गंदा बेटा नहीं देखा जा रहा था, इसलिए एक दिन वो नाओकी को नींद की गोलियां दे देती हैं और उसके सोते ही वो उसके बाल काटती हैं, नाखून काटती हैं और उसे अच्छी तरह नहलाकर साफ सुथरे कपड़े पहना देती हैं। जैसे ही नाओकी नींद से उठता है तो जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है। उसकी जिस्म की बदबू गायब हो चुकी थी, उसके बाल ठीक से कटे हुए थे, उसका कमरा बहुत ज्यादा साफ था। वो अब पागल होने लगा था। वो जोर जोर से चिल्लाता है, अपने कमरे की चीजें तोड़ देता है और नाओकी की मॉम को समझ नहीं आता कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। अब नाओकी की मॉम को लगने लगा था कि जब जब उसके स्कूल से कोई भी टीचर या बच्चा घर आता है तब तब नाओकी के गुस्से के अटैक्स और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसीलिए वो टीचर और हर स्टूडेंट को अपने घर आने से मना कर देती है। लेकिन इस सब के बावजूद भी नाओकी की मॉम को जानना था कि आखिर वो इन नोट्स से इतना डरता क्यों है। वो सारे नोट्स को अपने सामने रखते हैं और ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि सभी नोट्स के पहले पहले वर्ड्स को मिलाने पर ये बनता था द मर्डरर डाई, कि कातिल मर जाए। ये सब क्या था? नाओकी की मॉम को जब कुछ भी समझ नहीं आता तो वो भागकर अपने बेटे के पास जाती है सच्चाई जानने के लिए। नाओकी इस मर्तबा अपनी मॉम से कुछ नहीं छुपाता और यूको की बेटी के मर्डर का सारा वाकया उसे बता देता है। वो ये भी कन्फेस करता है कि जैसे ही मैंने यूको की बेटी को उठाया था पूल में फेंकने के लिए तभी उसे होश आ गया था। मुझे भी ये बात पता चल गई थी कि वो जिंदा है, पर मुझे डर था कि वो लड़की मेरे बारे में सबको बता देगी, इसीलिए मैंने उसे पूल में फेंक दिया और उस लड़की का मर्डर मैंने ही किया है। मुझे लगता था कि अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो मेरा एक दोस्त भी मुझे डरपोक समझेगा। मैं सिर्फ अपने आप को कूल दिखाना चाहता था और इसीलिए मैंने सब किया। उसकी मॉम सच्चाई सुनकर इस तरह हो गई थी जैसे आसमान उनके सर पर टूट गया हो। वो डर कर जमीन पर ही गिर जाती हैं। उन्हें इस बात का यकीन नहीं आ रहा था कि उनका बेटा जो अभी तक 12 साल का नहीं हुआ था वो एक मर्डरर था, एक किलर था, खूनी था। नाओकी उसे अपनी सिचुएशन समझाने की कोशिश भी करता है पर मॉम उसे छोड़कर चली जाती हैं। कुछ दिन तो ऐसे ही स्ट्रेस में गुजरते हैं, जिसके बाद वो फैसला कर लेती हैं कि वो अपने साथ साथ अपने इस बेटे को भी मार देंगी जो इस सोसाइटी में बुराई फैला रहा है। वो अपने हस्बैंड के लिए एक नोट लिखती हैं, जिसके बाद वो चाकू लिए अपने बेटे के कमरे में चले जाते हैं। रूटीन के मुताबिक अपने बेटे को गले लगाकर वो प्यार भरी बातें करते हैं और फिर चुपके से उसके चेस्ट के अंदर अपना चाकू स्टैब कर देती है। लेकिन ये चाकू पूरी तरह उसके चेस्ट के अंदर नहीं गया था। नाओकी को ये देखकर गुस्सा आ गया कि उसे की मॉम उसे मारना चाहती थी। गुस्से से वो पागल होने लगा और उसने वही चाकू अपनी बॉडी से निकालकर अपनी माँ के ऊपर ही हमला कर दिया, यहाँ तक कि उसकी मॉम मर गई। इस गुस्से वाले अटैक के बाद जैसे ही नाओकी को होश आया तो ये देखकर वो और भी ज्यादा अपसेट हो गया कि उसने अब अपनी मॉम का ही मर्डर कर दिया था। वो एक नहीं बल्कि दो लोगों को मारने के गिल्ट में आ चुका था। दूसरी तरफ वेटनाबे जिसने एंटी थेफ्ट वॉलेट बनाया था वो भी मुश्किल में था क्योंकि वेटनाबे पर HIV होने का शक था। क्लास वाले हमेशा उसे तंग करते रहते थे, लेकिन इस सब के बावजूद वेटनाबे उनसे कोई बदतमीजी नहीं करता था। एक दिन जब वो इन सारी चीजों से तंग आ गया तो गुस्से में आकर उसने अपनी एक फिंगर काटी और उसमें से निकलने वाले ब्लड को दिखाकर वो दूसरे बच्चों को डराने लगा कि अगर तुमने अब मुझे तंग किया तो मैं ये ब्लड तुम्हें लगा दूंगा और तुम्हें भी HIV से इन्फेक्टेड कर दूंगा। ये देखते हुए मुनीटर भी वेटनाबे का साथ देती है तो बच्चे मुनीटर को भी बुली करने लग जाते हैं और जबरदस्ती वेटनाबे के साथ उसकी किस करवाते हैं ताकि वो इन्फेक्टेड हो जाए। आज तो मुनीटर भी परेशान हो गई थी, लेकिन जब वो घर जाने लगी तो रास्ते में उसे वेटनाबे ने रोक लिया। वो उसे अपनी HIV रिपोर्ट दिखाता है जो कि नेगेटिव थी। वो बताता है कि मुझे एड्स नहीं हुआ था, इसलिए तुम भी बेफिक्र रहो, तुम्हें भी कुछ नहीं होगा। इन दोनों के दरमियान में यहाँ पर बातें होने लग जाती हैं और मुनीटर वेटनाबे से पूछ ही लेती है कि आखिर तुमने वो सब क्यों किया था। वेटनाबे अपनी कहानी शुरू करता है और बताता है कि मेरी मॉम एक बहुत ही बड़ी साइंटिस्ट थी, लेकिन उन्होंने जिस आदमी से यानी मेरे डैड से शादी की उनका IQ बहुत ही ज्यादा कम था। वो अपनी रिसर्च की बातें मेरे डैड से नहीं कर पाती थी और फिर इसी सब के दौरान मैं भी पैदा हो गया और मेरी वजह से मेरी मॉम को अपनी सारी रिसर्च छोड़नी पड़ी। जैसे जैसे मैं बड़ा होता रहा मॉम को रिग्रेट होने लगा अपने फैसले पर, क्योंकि उन्हें मैं एक बहुत ही एवरेज बच्चा लगता था और वो इस हकीकत को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी कि एक इतनी बड़ी साइंटिस्ट के पास एक एवरेज नॉर्मल जहनियत का बच्चा कैसे पैदा हो सकता है। इसी वजह से मेरी मॉम को मुझसे ही नफरत होने लगी। उन्हें ये भी लगने लगा कि मुझे पैदा कर कर उन्होंने अपना सारा करियर छोड़ दिया है जिसकी उनको जरूरत भी नहीं थी।
ऐसे ही नेगेटिव सोचों की वजह से वो अक्सर मुझे मारा पीटा करती थी और मेरे डैड को काफी अरसे तक तो इस चीज का पता भी नहीं था। जैसे ही मेरे डैड को इन चीजों के बारे में पता चला तो उन्होंने फौरन ही मेरी मॉम को डाइवोर्स दे दी। मॉम ने भी एलुमनी के पैसे लिए और दोबारा से अपने रिसर्च स्टार्ट कर दिए और उन्हें ये याद भी नहीं रहा कि उनका कोई बेटा भी है। हालांकि मैं अपनी मॉम से बहुत ज्यादा प्यार करता था। मेरी हमेशा से एक ख्वाहिश थी कि मेरी मॉम मुझसे मिले और इस ख्वाहिश में मैं इतना ज्यादा पागल हो गया कि वो सब काम करने लगा जो मेरी मॉम को पसंद थे। मैंने नई नई इन्वेंशंस की और उस वेबसाइट पर मैं अपलोड करने लगा जिस वेबसाइट पर मेरी मॉम भी काम करती थी। मुझे उम्मीद थी कि कभी मेरी मॉम मुझे नोटिस करेंगे, पर ऐसा भी कभी नहीं हुआ। एक और अजीब बात वो मॉनिटर को ये बताता है कि जिस दिन मुझे पता चला कि मैंने HIV वाला दूध पिया है, मैं उस दिन भी नहीं रोया, मैं तो उल्टा खुश था। मैं बाथरूम में जाकर पागलों की तरह हंसा क्योंकि मुझे लगता था कि जब मैं बीमार हो जाऊंगा तब मेरी मॉम एक मरतबा मेरे से मिलने आएंगी। मैंने 3 महीने पूरे होते ही टेस्ट करवाया, लेकिन टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव निकली। अब मेरे दिल में दोबारा हुआ कि अपनी मॉम से मिलने के लिए मुझे खुद ही ट्राई करना होगा। पहले मेरी पोस्ट पर 0 व्यूज आते थे, फिर मैंने एक नया तरीका अपनाया और अपनी इन्हीं इन्वेंशन से जानवरों को टॉर्चर किया, ये दिखाने के लिए कि मेरी इन्वेंशन से चोरों को टॉर्चर भी किया जा सकता है। लोगों को मेरा मकसद तो नहीं नजर आया, लेकिन जानवरों को टॉर्चर करना नजर आ गया और उन्हें ये चीज अच्छी भी लगने लगी। अचानक से मेरी पोस्ट पर बहुत सारे व्यूज आने लगे और कमेंट्स भी। मुझे लगा कि इसी तरीके से मैं मशहूर होने लगूंगा और फिर मैं वेबसाइट पर ऐसे ही पोस्ट करने लगा, पर अभी भी कोई फायदा नहीं हुआ। आज की पोस्ट के बाद भी मेरी मॉम ने मुझे नोटिस नहीं किया। ये सारी कहानी सुनने के बाद मॉनिटर को उसके साथ हमदर्दी होने लग जाती है और ये दोनों दोस्त बन जाते हैं। फिर मॉनिटर भी अब यहाँ से घर चले जाती है, लेकिन वो अपनी डायरी यही वटनाबे के पास ही छोड़ जाती है। वटनाबे जैसे ही उसकी डायरी पढ़ता है तो शॉक में चला जाता है, ये जानने के बाद कि मॉनिटर असल में टीचर यूको से मिली हुई थी। मॉनिटर और नए टीचर दोनों ही यूको से पैसे लेते थे और इसीलिए सारे बच्चों से नोट्स लिखवाकर वो नाओकी के घर जाते थे। उन नोट्स में मॉनिटर ही द मर्डर के स्पेलिंग को हाईलाइट किया करती थी। इस डायरी के जरिए ये सारी सच्चाई जानने के बाद वटनाबे और भी ज्यादा डर जाता है और उसे इस बात पर यकीन आ जाता है कि इस दुनिया में कोई भी यकीन के लायक नहीं, और उसे अब ये भी डर लगने लगता है कि कहीं मॉनिटर भी यूको के कहने पर ही तो उसकी दोस्त नहीं बनी, क्या वो भी वटनाबे से यूको का बदला तो नहीं लेना चाहती। अगले दिन जैसे ही मॉनिटर उससे मिलने के लिए उसकी मॉम की बनाई पुरानी लैब में आती है तो वटनाबे उस पर गुस्सा होने लग जाता है क्योंकि उसने डायरी पढ़ ली थी। ये सुनना था और फिर क्या था, मॉनिटर ने भी सारा प्लान उसे बता दिया। उसका बोला हुआ एक लफ्ज वटनाबे के दिल में चुभ रहा था। ऐसा भी कैसे हो सकता था कि दुनिया में कोई भी नहीं जो उससे प्यार करे। उसे अब मॉनिटर पर इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो एक बड़ी सी नाइफ उठाता है और बेदर्दी से अपनी मॉनिटर को मार देता है और फिर इसी नाइफ को बार बार इस्तेमाल करता है उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े करने के लिए, और इस सब की भी वो वीडियो बनाता है। जिसके बाद वो अपनी मॉनिटर के सारे बॉडी पार्ट्स फ्रीजर में फ्रीज कर देता है और अब के बाद जब जब वो फ्रिज खोलता था तो मरी हुई अपनी मॉनिटर को बहुत ही अदब से हाय कहता था। इस टाइम तक तो उसे इस चीज का डर ही नहीं था कि उसने दूसरी लड़की का भी मर्डर कर दिया है, क्योंकि उसे पता था कि जापानीज लॉ के मुताबिक इस उम्र में उसे कोई भी सजा नहीं मिलेगी। इसलिए अब अपनी वो एक वीडियो बनाता है और उस वीडियो में सब कुछ बता देता है जो उसने किया था। साथ ही वो ये भी बताता है कि उसने अब एक बॉम्ब बनाया है जिस बॉम्ब को वो अगले दिन स्कूल में एनुअल डे पर इंस्टॉल करेगा। वो जानता है कि उसे एनुअल डे पर पोजीशन मिलेगी और पोजीशन के मिलते ही वो इस बॉम्ब को एक्सप्लोड कर देगा। वो चाहता है कि इस वीडियो के जरिए उसकी मॉम कम से कम ये बात जान ले कि उसका बेटा कोई नालायक नहीं है बल्कि उन्हीं की तरह एक बहुत अच्छा साइंटिस्ट है। टाइमर लगाकर इस वीडियो को अपलोड करने के बाद वो स्कूल में बॉम्ब भी इंस्टॉल कराता है और प्लान के मुताबिक अगले दिन अपनी स्पीच के बाद जब सभी बच्चे तालियां बजा रहे होते हैं तो वो अपने मोबाइल का एक बटन दबाता है जिसके साथ वो बम इंस्टॉल था, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं होता। ये देखकर वो परेशान हो जाता है और ऑडिटोरियम से बाहर आ जाता है और यहीं पर उसे यूको मिलती है। यूको उसके हर हरकत पर नजर रखती थी। वो उसके वेबसाइट पे पोस्ट किए हुए सभी ब्लॉग्स भी पढ़ती थी और सारी वीडियोस भी दिखती थी और उन्हीं से यूको को पता चला था कि अगले दिन वो स्कूल में बम इंस्टॉल करने वाला है। इसीलिए यूको ने पहले ही बम को डिस्पोज ऑफ कर दिया था और सारे बच्चों की जान बचा ली थी। अब यूको वटनाबे से कहती है, तुम ये सब इसीलिए कर रहे हो ना कि तुम्हें तुम्हारी मॉम की टेंशन मिल जाए, लेकिन तुम्हारी मॉम तो तुम्हारा नाम भी नहीं सुनना चाहती। आज सुबह ही गई थी मैं उनसे मिलने के लिए, मैंने उन्हें एक गिफ्ट भी दिया और कहा कि ये तुमने भेजा है, लेकिन उन्होंने खोल कर भी नहीं देखा और अब जैसे ही तुमने ये बॉम्ब का बटन दबाया ना, ये वहाँ तुम्हारी मॉम के ऑफिस में एक्सप्लोड हो गया है। अगर तुम्हारी मॉम तुम्हें चाहती और उस गिफ्ट को खोल कर देख लेती तो उन्हें पता चल जाता कि इसमें बॉम्ब है, लेकिन तुमसे की गई नफरत ने उन्हें मार दिया और यहाँ तुम्हारी हरकतों ने
तुमसे वो सब छीन लिया जो तुम लाइफ में चाहते थे और अब तुम पूरी जिंदगी इसी अजियत के साथ जिंदा रहोगे। यूको की ये सारी बातें वटनाबे का सर फाड़ रही थी। उसके नाक से खून निकलने लगा था और वो अब सारे बच्चों के दरमियान में बैठा जोर जोर से चिल्लाने लगा था। इस तरह से उसे अजियत देकर यूको का भी बदला पूरा हो गया था, इसीलिए वो वहाँ से चली जाती है और इसी सब के साथ ये मूवी यहाँ ख़त्म हो जाती है।